नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे रेजिस्टिविटी। ओके, अब तक क्या देखे थे हमने? रेजिस्टेंस देखे थे, ठीक है, रेजिस्टेंस देखे थे। उसका एक बार फॉर्मूला रिवाइज भी कर लेते हैं। पहले टॉपिक लिख देते, चलो। रेजिस्टिविटी, ओके, रेजिस्टिविटी। तो देखो, रेजिस्टेंस क्या था? एक फॉर्मूला था V = IR। रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस तो क्या था ये? V = IR, ठीक है। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता R R जो कि है रेजिस्टेंस = V/I, है कि नहीं? इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। एक चीज़ याद रखना, इसे कहते हैं ओहम्स लॉ, ठीक है। इसे कहते हैं ओहम्स लॉ। ओके, ये तो क्लियर हो गया कि कैसे मैंने पूरा डिराइव करके भी दिखाया था, चाहे तो रेजिस्टेंस का वीडियो देख लेना। तो ये है ओम्स लॉ। लेकिन अब हम देखेंगे रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है मैं बताता हूँ। देखो, ये सेपरेट कर देता हूँ मैं। पाइप है, जैसे कि मैं पाइप का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो इधर भी पाइप का ही एग्जांपल लेते हैं। ये है एक पाइप, ठीक है, ये है एक पाइप। अभी इसमें सोचो, थोड़ा पाइप है ना, थोड़ा गंदा हो गया है, ठीक है, थोड़े से गंदा हो गया है। अंदर थोड़ा मिट्टी है, फिर थोड़े थोड़े पत्थर भी है कि नहीं? ऐसे है। तो अब, और ये दूसरा है एकदम नया चकाचक पाइप, ओके, जिसमें कुछ नहीं है, एकदम साफ, फुल स्मूथ है। तो अब बताओ, पानी जब पास होगा तब कहाँ पे उसे ज़्यादा फाइट करना पड़ेगा? जब पानी पास होगा, उसके मॉलिक्यूल्स को कहाँ पे ज़्यादा फाइट करना होगा? इधर ज़्यादा फाइट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस है, इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा उसे फाइट करना पड़ेगा। और यहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, स्मूथली चले जाता है। तो हम देख सकते हैं कि जैसे ये पाइप था, ठीक वैसे ही कॉपर के वायर्स या कोई भी वायर ले लो, कोई भी मटेरियल का अगर वायर ले लो, तो वहाँ पे कितना उसको फाइट करना पड़ रहा है, मतलब कितना उसे रेजिस्टेंस मिल रहा है 1 मीटर के वायर में, उसे कहते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है। 1 मीटर का वायर है, इसमें इसे कितना फाइट करना पड़ रहा है। जैसे इधर 1 मीटर का पाइप ले लो, उसमें जितना भी फाइट करना पड़ा वो है उसका रेजिस्टेंस, उस पाइप का। तो फिर मतलब उतना रेजिस्टेंस है, तो फिर उस पाइप का जो रेजिस्टिविटी है वो वैल्यू, ओके। सोचो, यहाँ पे 1 मीटर के पाइप में उसे फाइट करना पड़ा 80 का रेजिस्टेंस, ठीक है, 80 ओम्स का रेजिस्टेंस। सोच लो, अभी पाइप में उसे 80 ओम्स का रेजिस्टेंस फाइट करना पड़ा। तो फिर इस पाइप का जो रेजिस्टिविटी है वो हो जाता है 80 ओम्स, ठीक है। याद रखना, 1 मीटर, ऑलराइट, 1 मीटर। इसके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो उसका क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है? ये जो पाइप है, सोचो, अब पाइप को मैंने थोड़ा घुमा दिया, ये ऐसे जा रहा है, पाइप को मैंने ऐसे कर दिया, मतलब आपकी तरफ कर दिया, तो आपको क्या दिखेगा? ऐसे गोल दिखेगा, है कि नहीं? गोल दिखेगा। ये लेंथ अगर 1 मीटर है, ये लेंथ अगर 1 मीटर है, और ये जो गोल दिख रहा है, ये गोल अगर 1 मीटर स्क्वायर का है, ठीक है, एरिया अगर 1 मीटर स्क्वायर का है, तो तब उसे जो रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है, उसे कहते हैं उस पाइप का रेजिस्टिविटी। अब देखो, पाइप में कोई रेजिस्टिविटी नहीं होता, मैं बस कॉपर का, मतलब कोई भी वायर का एग्जांपल देने के लिए ये पाइप का एग्जांपल ले रहा हूँ। अब इसमें देखते हैं। सोचो, एक ऐसे मोटा कॉपर का वायर ले लिया, या किसी भी मटेरियल का वायर ले लिया, जो कि मतलब 1 मीटर स्क्वायर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का, और साथ ही साथ उसका जो लेंथ है वो 1 मीटर है, ठीक है। बहुत मोटा पाइप होगा, बहुत मोटा वायर होगा, पर ठीक है, चलो फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ले सकते हैं। उसमें उसे जितना रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है,
अब यहाँ पर तो ठीक है पत्थर थे, ये सोचो मोटा वायर है, ठीक है, मोटा 1 मीटर स्क्वायर का क्रॉस सेक्शन का वायर है और लेंथ 1 मीटर ही है। तो यहाँ पर उसे किसका सामना करना पड़ेगा, यहाँ पर पत्थर थे, मिट्टी था, यहाँ पर सामना करना पड़ेगा प्रोटॉन्स का। ओके, यहाँ पर प्रोटॉन्स का सामना करना पड़ेगा, इतने बड़े बड़े प्रोटॉन्स रहेंगे, मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया। और ये है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रोटॉन्स के कारण, न्यूट्रॉन्स के कारण, ऐसे बड़े बड़े जो न्यूक्लियस रहते हैं उसके कारण उसे रोक दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को इसका पार करके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो, कॉपर जो है या कोई भी मटेरियल, उसका रेजिस्टिविटी जो है वो अलग अलग होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर कॉपर का और क्या है यहाँ पे, निक्रोम का और डायमंड का, निक्रोम का और जो डायमंड है उसका मैं रेजिस्टिविटी बता देता हूँ। पर उसके पहले हम उसका जो डेरिवेशन है वो देख लेते हैं। तो एक चीज़, पहली बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जो रेजिस्टिविटी है वो, चाहे तो लिख देता हूँ, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन, 4 चीज़ रहती है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं बताता हूँ। एक है उसका वो कितना रेजिस्टेंस दे रहा है, ठीक है, मैं चलो इधर ही लिख देता हूँ एक एक करके। पहली बात तो रेजिस्टेंस पर ही डिपेंड करेगा ऑफ कोर्स, कि कौन कितना ज़्यादा रेजिस्टेंस दे रहा है। जैसे कि सोचो 1 मीटर लंबा और 1 मीटर स्क्वायर मोटा एक वायर ले लिया, एक है कॉपर का और एक है चलो आयरन का ले लेता हूँ, ठीक है, आयरन का। तो फिर दोनों में देखा जाएगा कि ये अलग रेजिस्टेंस दे रहा है, ये अलग रेजिस्टेंस दे रहा है, तो वो भी में डिपेंड करता है। एक्चुअली वो उसके मटेरियल पर डिपेंड करता है, कितने सारे प्रोटॉन्स है या कितना बड़ा न्यूक्लियस है, उस पर डिपेंड करता है। पर हम जनरली मान लेते हैं कि वो कितना रेजिस्टेंस दे रहा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। एक है रेजिस्टेंस, दूसरा है उसका एरिया, जो कि मैंने बताया क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब देखो, सोचो कि चलो इधर ही दिखा देता हूँ मैं, नहीं एक काम करता है, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, इधर इसका डायग्राम छोटा सा बना देता हूँ और फिर मैं यहाँ पे एरिया का दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये वाला था पाइप्स, 1 मीटर का पाइप था, ये पूरा क्लीन था और ये थोड़ा अंदर पत्थर मिट्टी वो सब था, ठीक है। ये इधर छोटा सा मैंने डायग्राम बना दिया। अब देखो एरिया पर कैसे डिपेंड करता है। सोचो ये एक पाइप है और सोचो ये एक बड़ा सा पाइप है, तो इन्हें अब कैसे समझना है, इन्हें ऐसे मान लो कि यहाँ पे पानी एक पतली गली से गुज़र रहा है, जहाँ पर है पत्थर है, जो भी है वो सब है, लेकिन यहाँ पर पानी एक मोटा हाईवे से गुज़र रहा है, ठीक है, एक मोटा हाईवे से गुज़र रहा है, इसलिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो कम फेस करना पड़ रहा है। जैसे पानी अगर छोटी सी एक ऐसे नाली से गुज़रे तो फिर देखा जाएगा कि वो बहुत फोर्स से नहीं गुजरेगा। कभी अगर ड्रेन पाइप अगर देखा रहेगा तो बहुत कम एरिया होता है और बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, पाइप में पत्थर रहते हैं, वो सब रहते हैं, तो धीरे धीरे जाता है वो पानी। लेकिन अगर सोचो मोटा नदी है, मोटा अगर नदी है, सोचो गंगा नदी है, यमुना नदी है, तो फिर अच्छे से वहाँ पे देखने को मिलता है कि झस करके अगर ऐसे बह जाता है पानी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका मतलब एरिया बड़ा है। एक मेजर फैक्टर जो है वो एरिया उसका बड़ा है, जिसके कारण उसमें है रेजिस्टेंस, मतलब उसमें है पत्थर वो सब, लेकिन चूँकि एरिया बड़ा है इसलिए बहुत अच्छे से पानी जल जाता है। ठीक वैसे ही वायर्स में भी वही होता है, पतला वायर है उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है, ठीक है। और अगर मोटा वायर है तो फिर उसमें रेजिस्टेंस जो है वो कम होता है, ओके, रेजिस्टेंस उसमें कम होता है, तो इसलिए एरिया पर भी डिपेंड होता है। तीसरा है लेंथ, ओके। अब ये एरिया का तो समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, एक मैंने वायर ऐसे ले लिया,
दोनों का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सेम है। ये दूसरा ले लिया, ठीक है, ये एक वायर और ये दूसरा वायर, ये छोटा है ये बड़ा है, ऑलमोस्ट दुगना ही है कि नहीं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि सोचो अभी एक पाइप ले लो, ठीक है, एक पाइप ले लो और उस पाइप में मतलब एक सोचो मोटा पाइप है, एक मोटा पाइप है, ये ऐसे करके ये मोटा एक पाइप है और फिर यहाँ पर भी एक मोटा पाइप शुरू हो जाता है, यहाँ पर भी एक मोटा पाइप है और यहाँ पर भी मोटा पाइप है। तो अब पानी जा रहा है यहाँ से, ठीक है, फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि वो जो एरिया है वो कम हो गया, तो यहाँ पर पानी को थोड़ा फाइट करना पड़ेगा जाने के लिए, कम जगह है ना तो इसलिए थोड़ा फाइट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर उसे सोचो पूरा 1 मीटर तक फाइट करना पड़ रहा है, 1 मीटर तक ये पतला पाइप में घुसकर उसे फाइट करना पड़ा कि नहीं मुझे आगे जाना है, मुझे आगे जाना है ऐसे। लेकिन इसमें सिर्फ उसे 0.5 मीटर तक ही फाइट करना पड़ रहा है, आधा रास्ता है यहाँ पर, यहाँ से भी दो याद रखना दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया एक ही है, ये भी जितना पतला है ये भी उतना ही पतला है, लेकिन उसका लेंथ कम है। तो अब बताओ फाइट ज़्यादा किस में करना पड़ रहा है, इसमें या फिर इसमें? ये पतला है, थोड़ी देर के लिए फाइट करना पड़ेगा इससे, यहाँ पे उसे ज़्यादा फाइट करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि पाइप लंबा है, ज़्यादा देर तक फाइट करते करते इसलिए ज़्यादा फाइटिंग हो ही जाता है। ठीक ऐसे ही होता है वायर्स में। एक वायर चाहे तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये चलो ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए ना, मतलब वायर जितना है, अगर छोटा वायर है तो कम ऑब्स्टेकल्स रहेंगे जैसे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, तो फिर उसे कम झगड़ा करना पड़ेगा या फाइट करना पड़ेगा एक्चुअली। लंबा है तो फिर मतलब लंबे टाइम तक फाइट करना पड़ेगा, सो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ओके, तो याद रखना लेंथ पर भी डिपेंड करता है। और चौथा है टेम्परेचर, ठीक है, चौथा है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है कि जैसे एक पाइप है, या चलो पाइप नहीं, इसमें डायरेक्ट मैं वायर का ही एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। तो फिर ये जो वायर है, इस वायर में जब वो गर्म हो जाता है थोड़ा, जब वो गर्म हो जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फट 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 करके ऐसे मतलब टकराने लगते हैं प्रोटॉन से या न्यूट्रॉन से, जो है ऑब्स्टेकल्स उससे। इससे क्या होता है, उस वो जो जा रहा था आराम से वो नहीं जा पाता है, उसे ज़्यादा फाइट करना पड़ रहा है क्योंकि फटाफट टकराना हो रहा है ना। टेम्परेचर बढ़ाने के कारण उसका मतलब स्पीड बढ़ जाता है, जिसके कारण वो ऐसे धक्का खाने लगता है दूसरे प्रोटॉन से या न्यूट्रॉन से। इसके कारण स्पीड कम हो जाता है, जिसके कारण रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ओके, टेम्परेचर के कारण। तो अब देखो, अब हम जो फॉर्मूला देखने जा रहे हैं उसमें टेम्परेचर अभी नहीं आएगा, ठीक है, ये एक फैक्टर है, लेकिन अभी टेम्परेचर हम काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये रेजिस्टेंस एरिया और लेंथ ही काउंट करेंगे जो कि हम फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। ओके, चलो देखते हैं। तो देखो, जैसे कि मैंने बताया, जितना ज़्यादा मतलब जितना ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसलिए आर अल्फ़ा एल में लिख सकता हूँ, आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, लेंथ ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। और एक क्या देखा था हमने, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना कम, है कि नहीं। हाईवे में रेजिस्टेंस कम होता है, फटाफट चले जाता है, जो मतलब हाईवे नहीं, जो नदी है, लंबा नदी या बड़ा नदी, गंगा नदी, इसमें पानी फटक से चले जाता है। पतले नाले में, ड्रेन में जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उसमें पानी धीरे धीरे जाता है, ये हमें पता है। दूसरा तो लेंथ हो गया, तो अभी इसे हम मिक्स कर देते हैं, आर इज़ इक्वल टू आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, ऐसे हम मिक्स कर सकते हैं। ओके, उसका मतलब क्या हुआ, अभी अल्फ़ा को निकालना है तो कैसे निकालें, आर इज़ इक्वल्स टू के एल बाई अल्फ़ा, एल बाई ए, ठीक है, पता है ना प्रोसेस। अल्फ़ा की जगह इक्वल टू के लिख दो, हो जाएगा, हो गया। अब क्या करना है, ये के जो है, के इधर रहेगा, आर ए बाई एल कर सकता हूँ मैं, है कि नहीं।
ए इधर आ जाएगा, एल नीचे आ जाएगा, कर सकते हैं। और ये के तो पता है ना, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। देयरफॉर ये के अब हो जाता है ये साइन, रेजिस्टिविटी का साइन, इज इक्वल्स टू आर ए बाई एल। ये है फॉर्मूला रेजिस्टिविटी का। ओके, रेजिस्टिविटी का है ये फॉर्मूला। ओके, चलो ये तो समझ में आ गया। अब देखो इसका हम यूनिट्स भी ढूंढ कर निकालेंगे। ठीक है, यूनिट्स। तो यूनिट्स ना मैं कहाँ निकालूँ, चलो इधर ही दिखा देता हूँ। रो इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, ये एरिया है, ये लेंथ है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओहम, करेक्ट। एरिया का यूनिट्स क्या है, मीटर स्क्वायर्ड, करेक्ट। नीचे है लेंथ, तो ये है मीटर। ओके, तो एट लास्ट क्या हुआ, एट लास्ट हुआ इक्वल टू, ये मीटर एक कटा, आई मीन मीटर एक कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर में से एक मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो लास्ट ऑफ ऑल बनता है ओहम मीटर। ठीक है, ये है रेजिस्टिविटी के यूनिट्स। ओके, रेजिस्टिविटी के यूनिट्स। इसलिए अब देखो कॉपर का जो रेजिस्टिविटी है वो है 1.7 इंटू 10⁻⁻8, 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओहम मीटर। ठीक है, ओहम मीटर। निक्रोम का देख लेते हैं पहले, 1.1 इंटू 10⁻⁻6 isn't it? Yes, 10⁻⁻6 ओहम मीटर। डायमंड का भी देख लेते हैं, चलो 1.62 इंटू 10⁻13, 0.62 इंटू 10⁻13, ये है उसका मिनिमम। ठीक है, डायमंड का ये मिनिमम है, इससे भी ज़्यादा होता है लेकिन ये मिनिमम है, ओहम मीटर। तो अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर का कॉपर का वायर जिसका जो मतलब मोटाई है, जो एरिया है वो है 1 मीटर स्क्वायर्ड, उसमें उसका जो रेजिस्टेंस देगा, कॉपर जो रेजिस्टेंस देगा वो है 1.7 इंटू 10⁻⁸। इतना कम रेजिस्टेंस देता है। एक इतना, अगर 1 मीटर का वायर ले लिया जो कि इतना मोटा है, 1 मीटर स्क्वायर मोटा है, उसमें सिर्फ इतना ही रेजिस्टेंस मिलेगा हमें, 1.7 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, तो फिर इसका मतलब पता है ना, 10⁻⁸, इसका मतलब ये है, मैं एक काम करता हूँ, इसे इरेज कर देता हूँ। इसका मतलब ये है 1.7 डिवाइडेड बाई 10⁸। ठीक है, -8, तो मतलब 1 0 2 3 4 5 6 7 8, इतना कम रेजिस्टेंस होता है कॉपर के 1 मीटर वायर में, जो कि 1 मीटर स्क्वायर मोटा है। ठीक है, निक्रोम का भी वैसा ही है। निक्रोम का देख सकते हो ना कि निक्रोम में रेजिस्टेंस ज़्यादा दे रहा है। ठीक है, निक्रोम में रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, अगर एक्सपोनेंट्स सीखे होंगे तो। डायमंड में तो बहुत ही ज़्यादा है, डायमंड में बहुत ही ज़्यादा है। तो देखो डायमंड का हम वायर्स यूज़ क्यों नहीं करते, उसका रीज़न ही यही है, ये है 1 मीटर स्क्वायर, जैसे मैंने पहले ड्रॉ किया था। कॉपर के हम वायर्स इसलिए यूज़ करते हैं, उसका रेजिस्टिविटी बहुत कम है। निक्रोम के भी कभी कभार वायर्स यूज़ करते हैं। निक्रोम के वायर्स है ना, वो सिल्वर कलर के होते हैं थोड़ा, तो वो हम यूज़ करते हैं। डायमंड के हम वायर्स यूज़ नहीं करते हैं। एक तो पता ही है हमें, उसका कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन फिर हम रबर के भी यूज़ कर सकते हैं, है कि नहीं। रबर के वायर्स क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि रबर का भी जो रेजिस्टिविटी है वो इतना ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी 10⁻10 12 ऐसा ही कुछ तो है। इसलिए हम रबर के भी वायर्स यूज़ नहीं करते हैं। जिसके रेजिस्टिविटी जितना कम होगा उसके वायर्स उतना अच्छा होंगे कंडक्ट करने में, नहीं तो बिजली का बिल ज़्यादा आएगा और कुछ नहीं। निक्रोम का ठीक है, डायमंड का इसलिए हम वायर्स यूज़ नहीं करते हैं। ओके, समझ में आ गया। ओके, तो ये था पूरा रेजिस्टिविटी। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ अ कंडक्टिंग वायर इज़ 50 सेंटीमीटर and its radius is 0.5 millimeter. If its resistance is 30 ohms,
व्हाट इज़ द रेजिस्टिविटी ऑफ इट्स मटेरियल। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है। ओके, गिवन पार्ट। अच्छा, तो अभी ब्लैक मार्कर से लिखता हूँ। The length is 50 centimeter. L is equals to 50 centimeter. 50 centimeter का मतलब है 50 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, याद रखना सब कुछ मीटर में कन्वर्ट करना है। और हमेशा अगर सेंटीमीटर लिखा रहे तो 10⁻² उसके बाद में लिख देना और मीटर लिख देना। ठीक है, ये जैसा है वो वैसे लिखना है, फिर 10⁻² मल्टीप्लाई कर देना है, फिर मीटर लिख देना है। और हर कुछ तो मीटर में ही रहेगा या SI यूनिट्स में रहेगा। और क्या दे दिया गया है, रेडियस। ओके, रेडियस जो है वो है 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर्स। अगर मिलीमीटर रहे तो फिर पहले ये जो नंबर दिए कि वो लिखो और 10⁻³ लिख दो। ठीक है, याद रखना सेंटीमीटर में 10⁻², मिलीमीटर में 10⁻3। ओके, ये भी हो गया। और कुछ दिया है, हाँ रेजिस्टेंस दिया है। और हाँ याद रखना यहाँ पे स्मॉल r मतलब रेडियस है। ठीक है, और कैपिटल R अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो तो कैपिटल R हमेशा रेजिस्टेंस के लिए छोड़ देना। ठीक है, हमेशा रेजिस्टेंस के लिए छोड़ देना, रेडियस के लिए स्मॉल r लेना। नहीं तो इधर भी कैपिटल R लोगे, इधर भी कैपिटल R लोगे, फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा, ऐसा ना हो। तो कैपिटल R में 50 ओम्स दिया गया है, नहीं 30 ओम्स। ओके, 30 ओम्स। ठीक है, हो गया ये। अब क्या करना है, सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन हमें वैसे ढूंढना क्या था, हाँ रेजिस्टिविटी ढूंढना है। तो सोल्यूशन में देखो रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू RA/L, पता है हमें, पता है। अभी नाउ A इज इक्वल्स टू, A क्या है, एक वायर जो है ना, एक वायर वो क्रॉस सेक्शन में, उसका जो क्रॉस सेक्शन अगर देख ले वो सर्कुलर रहता है, पता है ना, गोल रहता है वायर्स। तो फिर नाउ A इज इक्वल्स टू πr² में लिख सकता हूँ, क्योंकि इस गोल का एरिया ढूंढना है हमें। तो एक सर्कल का एरिया होता है πr²। देयरफॉर रो इज इक्वल्स टू r πr²/L substituted डन। देयरफॉर अभी जितना सब कुछ है सब लिखते जाओ, यहाँ पे थोड़ा जगह लगेगा। रो इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस जो कि है 30 मल्टीप्लाइड बाई पाई जो कि है 3.14। याद रखना पाई का वैल्यू हमेशा याद रखना 3.14। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाई इज इक्वल्स टू 3.14, ये याद रखना। ठीक है, या फिर ऐसा ही भी याद रख सकते हो 22/7, ये अच्छे से याद रखो। 3.14 ही ले लेता अभी के लिए। और r² क्या है, ये 0.5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय उसका लेंथ जो कि है 50 इंटू 10⁻²। ओके, 50 इंटू 10⁻²। अब देखो ये अगर हम सॉल्व करते जाए तो चलो मैं आप लोग भी सॉल्व करते जाइए, मैं भी आप लोगों के साथ सॉल्व करते जाता हूँ। इज इक्वल्स टू, हाँ एक चीज़ मैं यहाँ पे बार बार भूल जाता हूँ, सब्स करके लिख देना, सब्सटीट्यूट करके लिख देना। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ सब्सटीट्यूट करके लिख देना। तो 30 को 30 रहने देता है अभी के लिए, 3.14 को भी रहने देता है, इंटू अब देखो 0.5 है, 5 कर दो उसे। 5 कैसे करते हैं, ये है ऐसे लिखते हैं हम 5 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये करेक्ट है ना। 0.5 को अगर मैं 5 करता हूँ तो फिर 0.5 है क्या, वो तो है 5 डिवाइडेड बाय 10 है कि नहीं। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 इंटू 10⁻⁻1 ऐसे लिख सकता हूँ। तो 5 इंटू ये इसका पहले से क्या था 0.5 इंटू 10⁻³ था। तो अब अगर मैं 5 इंटू 10⁻1 लिखूँ तो उसका मल्टीप्लाई होगा 10⁻³ से।
तो फिर लास्ट में आ जाएगा 10⁻⁴। ठीक है, क्लियर, ऐसा होगा। और इसको भी अभी 5 में ले लो, ऊपर न्यूमरेटर में 5 रहे तो डिनोमिनेटर में भी कोशिश करो 5 रहे और सेम नंबर रहे। तो 5 यहाँ पे 0 है, 10⁻⁻1 हो जाएगा। ओके, है कि नहीं? 5 × 10⁻1 × 10⁻² इज इक्वल्स टू 5 × 10⁻2 + 1 इज इक्वल्स टू 5 × 10⁻1। करेक्ट? तो ठीक है, ये सब अभी मैं इरेज कर रहा हूँ। ओके 942 इज इट करेक्ट? 3 4 × 12 1 3 1 × 3 4, यस इट इज़ करेक्ट। और इसका जो आंसर है वो 94.2 होगा। ठीक है, 94.2 मल्टीप्लाइड बाई 5 × 5 विच इज़ 25। ठीक है, 5 × 5 विच इज़ 25। और अभी भी चाहे तो 5 लिखने की ज़रूरत, आई मीन 25 लिखने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई 5 × 10⁻1 5 × 10⁻1 इज इक्वल्स टू 5 और ऊपर का एक 5 कैंसिल हो सकता है। अब देखो 5 × 2 विच इज़ 10, 5 4 × 20 21, 9 5 × 45 40, 5 4 × 22, so 9 5 × 45 47, yes, इंटू 10⁻⁻8। अब ये अगर ऊपर गया तो हो जाएगा +1। ठीक है, 10⁻⁻1 को अगर मैंने ऊपर भेज दिया तो हो जाएगा 10⁻+1 विच इज़ -8 + 1 मैंने कर दिया, तो 471 × 10⁻7। अब देखते हैं आंसर में कैसे प्रेजेंट किया गया है। ओके, तो आंसर में दे दिया गया है 4.71 × 10⁻5। ठीक है, याद रखना पॉइंट हमेशा एक नंबर छोड़ के इधर दे देना चाहिए, तो फिर जितना भी अगर इधर मैं कंट्रोल करना है कर लो। और फाइनल है तो इधर ओहम मीटर लिख दो। ठीक है, फाइनल जो स्टेटमेंट है, फाइनल इक्वल टू में ओहम मीटर लिख दो। और लास्ट में आंसर 4.71 × 10⁻5 ओहम मीटर इज द रेजिस्टिविटी। ओके, डन। समझ में आ गया एक आंसर को कैसे लिखते हैं। धीरे धीरे कैलकुलेट करते जाओ, चाहे तो रफ कॉलम बना लो, उसमें कैलकुलेट करो, पर आंसर को गलत मत होने दो। ठीक है, आंसर को गलत मत होने दो और स्टेप्स फॉलो करते जाओ तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ज़्यादा बच्चों तक या दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंचेगा और उनको भी हेल्प मिलेगा, है कि नहीं। तो चलिए फिर आज के लिए थैंक यू वेरी मच।